हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 105 का यूनिट 5। मेनली आपका पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि पार्ट 1 तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। और आज के अंदर हम इस पूरे यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का, करते हैं शुरुआत। तो हमारे इस यूनिट का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। मेनली इसके अंदर हम राजनीतिक और अर्थव्यवस्था दोनों को जहां पर एक साथ लेकर चला जा रहा है उन अप्रोचेस की बात कर रहे थे। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था जिसमें मेनली हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अप्रोच की बात करी थी, क्या होता है। ठीक है। डेवलपमेंट जब होता है तो मॉडर्नाइजेशन भी होता है, जहाँ पर विकास होता है वहाँ पर मॉडर्न सोसाइटीज़ भी डेवलप होती है। और किस तरह की सोसाइटीज़ होती है वो मैंने आपको बता दिया था, और कौन कौन से स्टेजेस थी वो भी मैंने आपको बताया था। देन इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक रहा था वो था डेवलपमेंट इज अंडर डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी। जी आपने बोला मॉडर्नाइजेशन होता है, विकास होता है, बहुत अच्छी बात है, मॉडर्न सोसाइटीज डेवलप होती है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होता है कि विकास तो होता ही होता है लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। अब जैसे कि आज के टाइम पे हम इंडिया को ही ले लेते हैं। इंडिया डेवलप हो रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वो डिपेंड भी तो कितना हो चुकी है चाइना के ऊपर। हमारा कितना ही उससे लड़ाई बाज जाए लेकिन हम कभी भी उससे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं छोड़ते, ट्रेड नहीं छोड़ते। तो हम क्या है, डिपेंड एक तरीके से। ठीक है। तो हमने डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की थी। ठीक है। और डिपेंडेंसी थ्योरी क्या था, एक क्रिटिसिज्म था मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है। तो हमने सेकेंड टॉपिक के अंदर ये बात किया था। देन इसके बाद थर्ड टॉपिक के वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज हमने देखा था कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है। सभी कंट्रीज को एक साथ उनकी इकोनॉमी को देखा जाता है, ये सारी हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले मोड ऑफ प्रिडिक्शन अप्रोच के अंदर कि कितने मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन होते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके कितने मोड्स हैं। क्लास एनालिसिस एंड पॉलिटिकल रेजीम देखेंगे। देन इसके बाद स्टेट सेंट्रिक अप्रोच की बात करेंगे और ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरल अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है। जो आपकी लास्ट अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आर्टिकुलेशन मोड ऑफ अप्रोच भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये क्लास एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो हमने ये सब कुछ तो पढ़ लिया था। मेनली आज हमारा कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, आर्टिकुलेशन मोड ऑफ द प्रेडिक्शन के ऊपर। देखो, आर्टिकुलेशन मोड ऑफ द प्रेडिक्शन ये क्या है, ये एक अप्रोच है। ठीक है। जिसमें आपको मोड ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में बताया जाता है कि कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो भाई ये जो आपकी अप्रोच है ये एमर्ज होती है कब, लेट 60s में। कब होती है, लेट 60s में एमर्ज होती है। ठीक है। ये आपको समझाती है कि कैसे जो सोसाइटीज है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी। ठीक है। जो पहले यूरोपियन कंट्री अपनी कॉलोनी बना के रखी थी ना, जब उनको इंडिपेंडेंस मिलती है तो उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज बोलते हैं। तो वो क्या कर रही थी, वो ट्रांजिशन कर रही थी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। धीरे धीरे वो अपने वहां पर विकास लेकर आ रही थी। ठीक है। तो इसी को हम समझेंगे कि कैसे वो सोसाइटी डेवलप करती है। ठीक है। और मेनली जो ये आपके आइडियाज है ये किसके ऊपर बेस्ड है, मार्क्सिज्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। मल्टीपल मोड ऑफ प्रिडिक्शन, मल्टीपल ऑफ मोड ऑफ प्रिडिक्शन क्या होता है कि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है तो ये अप्रोच आर्ग्यू करती है कि देखो जो चीजों को प्रोड्यूस करने का वे होता है ना वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अगर तुम कहीं भी कोई सामान बनाते हो या सर्विस देते हो, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए ना अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं। ठीक है। तो कोई एक वे नहीं होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग वेज होते हैं, सेवरल वे ऑफ मोड ऑफ प्रिडिक्शन होता है। जैसे कि एक मॉडर्न फैक्ट्री हो गया, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड हो गया। अब हम यहाँ का एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे यहाँ पे पहले थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है। हाथों से चीजों को बनाया जाता था, लेकिन ब्रिटेन की कंपनी आती है, क्या करती है, हमारे यहाँ पे अपना कंट्रोल बना लेती है, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करती है, इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, हमारा जो मेथड था, हमारा जो मोड ऑफ प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। ठीक है। तो क्या है कि अलग अलग वे होता है एक चीज को प्रोड्यूस करने का, तो वही ये बोल रहा है। ठीक है। देन उसके बाद कैपिटलिज्म डोमिनेंस ऑफ द आर्टिकल्स,
ये क्या बोलता है कि देखो जी जो कैपिटलिज्म है जहां पर प्राइवेट सेक्टर को एकदम मतलब बोलबाला होता है, ठीक है। कैपिटलिज्म आप सभी को पता होगा जहां पे बुर्जुआस के हाथ में पूरी पावर होती है, ठीक है। बुर्जुआस मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि जो ये कैपिटलिज्म है ये एक डोमिनेंट फोर्स है सोसाइटीज के ऊपर, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, जो पहले से मोड ऑफ प्रेडिक्शन वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। देखो क्या बोल रहा है, अब जैसे कि हम इंडिया का लेते हैं, इंडिया के अंदर क्या था कि पहले हमारा वही सेम एग्जांपल कि अभी मैंने आपको बताया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, पहले फैक्ट्री वगैरह, कैपिटलिज्म कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म आया, वो इंटरेक्ट करा जो पहले यहाँ पे मोड ऑफ प्रेडिक्शन हो रहा था उसके साथ, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, तो कैपिटलिज्म क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है वर्क को, ठीक है, जो पहले से वहां पर जो दूसरा वे है, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है। देन इसके बाद सोशल फॉर्मेशन एंड मोड ऑफ प्रेडिक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है सोशल फॉर्मेशन के अंदर एंड मोड ऑफ प्रेडिक्शन के अंदर। सोशल फॉर्मेशन जहाँ पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका मोड ऑफ प्रेडिक्शन होता है, मोड ऑफ प्रेडिक्शन ऊपर भी बात किया कि मल्टीपल मोड ऑफ प्रेडिक्शन होता है, किसी भी चीज को बनाने का जो वे होता है ना वो अलग अलग होता है, वो हमारा क्या होता है, मोड ऑफ प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपका डोमिनेट करता है इकोनॉमिक लेवल, मेनली आपकी इकोनॉमी की बात करता है सोसाइटी के अंदर, क्या मोड ऑफ प्रेडिक्शन, ठीक है। अब जो आपका मोड ऑफ प्रेडिक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये इकोनॉमिक जो लेवल है ये क्या करता है, डिफाइन करता है रिलेशन ऑफ प्रेडिक्शन को। मतलब कि देखो रिलेशन ऑफ प्रेडिक्शन क्या होता है, प्रेडिक्शन मतलब चीजों को बनाना, क्या होता है, चीजों को बनाना। अब चीजों को जो बनाया जाता है ना, तो क्या होता है, एक इंसान जो कि कंपनी में 12 घंटे बैठ के काम कर रहा है, वो कंपनी के लिए सरप्लस बना रहा है, लेकिन उसे तनख्वाह तो भाई वही 10,000 8,000 मिल रही है, लेकिन एक इंसान एसी में बैठ के 5 घंटे बैठ के पूरा प्रॉफिट वो लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एक इंसान सरप्लस बना रहा है और उस सरप्लस को लेके कोई और जा रहा है, ये क्या है, जल्दी से बताओ। ये एक रिलेशन है किसका, प्रेडिक्शन का। तो इसी की बात करता है कौन, ये, ठीक है। तो क्या बात करा, मेनली हमने आर्टिकुलेशन मोड ऑफ प्रेडिक्शन जो है अप्रोच है, यहाँ पे हमने मोड ऑफ प्रेडिक्शन को देखा कि एक वे नहीं होता, अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है। और कैपिटलिज्म आता है किसके अंदर, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज के अंदर, और फिर वो इंटरेक्ट करता है और अपने अप्रोच को डोमिनेट करता है। सोशल फॉर्मेशन, मोड ऑफ प्रेडिक्शन के अंदर डिफरेंस देखा एंड रिलेशन ऑफ प्रेडिक्शन देखा, ठीक है। तो इतना कुछ हार्ड नहीं था। देन इसके बाद हम कोर एंड पैरिफेरी की बात करते हैं। कोर एंड पैरिफेरी क्या होता है, देखो जब मैंने आपको वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज पढ़ाया था, ये रहा वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज, तो इसके अंदर मैंने आपको 3 तरह की सोसाइटी के बारे में बताया था, कोर एंड पैरिफेरी। कोर कंट्रीज वो होती है जो वेल्थी होती है, ठीक है, पावरफुल होती है, मेनली यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बुर्जुआस के हाथ में बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। लैंड ओनर्स इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं कंट्री को। लेकिन जो पैरिफेरी वाली कंट्रीज होती है ये कम वीकर्स होती है, मतलब बहुत ही वेल्थी नहीं होती है इतनी, ठीक है, इतना पैसा नहीं होता है इनके पास। यहाँ पर जो बिजनेसमैन वाले होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, मेनली इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है लैंड ओनर्स से, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, कोर एंड पैरिफेरी की। कोर कौन सा होगा, जहाँ पे कैपिटलिज्म होगा, ठीक है, और हमारा पैरिफेरी जहाँ पर इतना कैपिटलिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई अलग से तो आपको चीजें नहीं समझाई गई होगी। इंटर रिलेटेड मोड ऑफ प्रेडिक्शन। इंटर रिलेटेड मोड ऑफ प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है कि ये जो थ्योरी है ये दूसरी थ्योरी की तरह नहीं है। जो ये अप्रोच है ये इंपॉर्टेंस देती है मोड ऑफ प्रेडिक्शन को कि कैसे वो इंटरकनेक्ट करती है, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ द मोड ऑफ प्रेडिक्शन को क्या करती है, ये अप्रोच इंपॉर्टेंस देती है। भाई इस अप्रोच के बारे में पढ़ रहे, इसका नाम ही है तो इंपॉर्टेंस भी तो उसी को ही देगी। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो एक्सपेंड हो रहा है किसके अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी बताया भाई मैंने, अभी बताया जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है उनके बारे में। पहले तो हमने वर्ड्स के मतलब समझा, अब हम आए हैं उसी के ऊपर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो कैपिटलिज्म वो एक्सपेंड कर रहा है और जो पहले से वहां पर क्या है मोड ऑफ प्रेडिक्शन है उसको वो इनकाउंटर करता है, ठीक है। अब पहले से जो वहां पर चीजों को बनाने का जो तरीका होगा उसको वो इनकाउंटर करेगा, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, इनकाउंटर कर देगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है क्या, एलिमिनेट करना, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है चीजों को, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हुआ, मोड ऑफ प्रेडिक्शन हुआ। ठीक है, अब जो ये अप्रोच है मोड ऑफ प्रेडिक्शन, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि ये बहुत ही फंक्शनल मैथडोलॉजी है। ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब ये इतना एनफ इम्पोर्टेंस नहीं बताती है किसके बारे में, ह्यूमन के एक्शन के बारे में, जो उसके स्ट्रगल्स है। ठीक है, जो अज्यूम किए जाते हैं हर एक चीज़ें जो कैपिटलिज्म के अंदर हो रही है, उन सबको ये अच्छे से नहीं बताती है। ठीक है, ये एनफ आंसर हमको नहीं देती है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। देखो इसके अंदर आप समझोगे यार बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर ना कुछ नहीं है। अगर ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ना, तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि क्या है यार, इसके अंदर मोड ऑफ प्रेडिक्शन की बात की जा रही है। मोड ऑफ प्रेडिक्शन, सबसे पहले आपने मोड ऑफ प्रेडिक्शन समझ लिया, कैपिटलिज्म डोमिनेंस करता है ये समझ लिया, सोशल फॉर्मेशन मोड ऑफ प्रेडिक्शन ये समझ लिया, रिलेशन समझ लिया, फिर उसके बाद गोर एंड फेरिस्प्रे समझ लिया, फिर उसके बाद जो ये मोड ऑफ प्रेडिक्शन है कैसे कैपिटलिज्म इनके ऊपर इनकाउंटर करता है ये समझ लिया, फिर उसके बाद क्रिटिसाइज कर दिया। बस इतना पॉइंट है इसके अंदर और कुछ नहीं है, इट्स सो इजी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लास एनालाइज एंड पॉलिटिकल रीजन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। देखो जो ये अप्रोच है क्लास एनालाइज, ये क्लास को एनालाइज कर दिया। ठीक है, ये आपकी पॉलिटिक्स की तो बात करेगी। ठीक है, पावर, गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी तो बात करेगी, लेकिन क्लास को भी एनालाइज करेगी। क्या करेगी, क्लास को भी एनालाइज करेगी। देखो इन अर्ली 1970s में जो मार्क्स स्कॉलर्स थे वो आते हैं, नए नए वेज से वो हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो चीज़ है वो चेंज हो रही है किसके अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। अभी हमने जो ऊपर बात करी उसमें भी मार्क्सिस्ट के आइडियाज थे, लेकिन वो वहां पर बता रहे थे मोड ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये बताएंगे कि कैसे चीजें चेंज हो रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, मेनली जो लेस डेवलप कंट्रीज है। ठीक है, तो हमारे दो इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं इस अप्रोच के अंदर, एक कॉलिन, एक जेम्स पैथर्स। कौन कौन से, कॉलिन लेस एंड जेम्स पैथर्स। ठीक है, अब क्या है कि इंस्टेंट ऑफ द फोकसिंग द स्ट्रेंथन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये फोकस करता है किसके ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, वो कैसे स्ट्रेंथ हो रहा है। लेकिन आप इसको बात करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो बोलते हैं कि वो बेनिफिट कौन ले रहा है, मतलब जो विकास हो रहा है, जो चीज़ें चेंज हो रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका बेनिफिट कौन ले रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पिथरास है वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि डिफरेंट क्लासेस है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सिमिलर है। ठीक है, अब वो बिलीव करते हैं कि दो तरह के क्या होते हैं, क्लास स्ट्रगल होता है, जो काफी क्लास स्ट्रक्चर होता है, एक आउटसाइड कंट्री के बाहर होता है, एक इनसाइड जो कंट्री के अंदर होता है। ये क्या है, क्लास स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैथरस के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है वो एक्सपेंड हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ठीक है, कैपिटलिज्म अभी बता दिया। तो ये क्या बोलते हैं, देखो कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ग्रुप। ठीक है, क्या कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ग्रुप को क्रिएट कर रहा है और ये कोलैबोरेट कर रहा है एक्सटर्नल पावर के साथ और एक्सप्लॉइट कर रहा है वहां के लोगों को। ठीक है, अब देखो यार जो कैपिटलिज्म है जो बोलता है ना कि देखो बिजनेस में होना चाहिए, वो होना चाहिए, लिबरल आइडियाज वगैरह होने चाहिए, ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए है, इनका मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब जो कंट्री इंडिपेंडेंस मिली है उनको कॉलोनियल रूल से। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये आते हैं अपना डेवलपमेंट लेकर आते हैं, बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं। ठीक है, अब पैथर्स जो है वो स्टडी करते हैं कंडीशंस। ठीक है, कि गवर्नमेंट का रोल कैसा है, कैसे जो क्लास है वो इंटरेक्ट कर रही है, जो इम्पैक्ट है वेल्थ का सोशल क्लासेस के ऊपर वो कैसा है। तो ये देखते हैं कि कुछ क्लासेस है जो फॉर्म हो रही है और चेंज हो रही है। यहाँ पे बताते हैं कि मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि पीपल से कैसे रिलेटेड टर्म एंड जॉब्स वगैरह कंट्रोल की जा रही है, कैसे फैलाई जा रही है, इन सब के बारे में बताते हैं। तो पैक्टिस बताते हैं कि जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंस मिली थी, जो ये कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, तो इनके पास तीन ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं, डेवलपिंग के लिए, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए इनके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला न्यू कॉलोनिज्म स्ट्रेटेजी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्लोजली पावरफुल होती है
गवर्नमेंट जो होती है वो वर्क करती है किसके साथ, पावरफुल बिजनेसमैन के साथ, ठीक है। और वो क्या करती है, वो फ्रॉम अदर कंट्रीज, अच्छा दूसरी कंट्री के जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ काम करती है और वो एक्सप्लॉइट करती है अपने ही पीपल को, ठीक है। तो अपने पीपल को वो कर रही है और पूरी पावर किसको दे रही है, दूसरी कंपनी को दे रही है, दूसरे कंट्री के कंपनी को दे रही है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, पहला तो ऑप्शन हुआ। पहले कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो काम करेगी दूसरी जो कंपनी, दूसरी जो कंट्री की कंपनियां उसके साथ फिर अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करा देगी, देन इसके बाद पूरी पावर उनके हाथ में चली जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट किसके पास गया, दूसरी कंट्री के पास गया। दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फोकस करती है अपने लोगों के ऊपर, वहां की जो लेबर है सॉरी उनका यूज करती है, ठीक है। लिमिट डालती है किसके ऊपर, दूसरी जो कंट्री की कंपनीज है उनके रोल के ऊपर, ठीक है। वो वेल्थ को शेयर करती है किसके साथ, जो कंट्री के अंदर एलाइट्स है, जो मेनली पावरफुल ग्रुप्स है उनके साथ, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन नेशनल पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो एक टीम अप होती है अपने खुद के लोगों के साथ, ठीक है, नेशनलाइज जो फॉरेन है उनके साथ, लोकल बिजनेस के साथ, और वो ट्राई करती है स्पैड करना किसको, वेल्थ को, ठीक है, इवनली अमॉन्ग द सिटीजन्स के अंदर। तो ये थर्ड वाला थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमारे जो पहले दो केसेस थे वो थोड़े से क्या हो जाता है, घोटालाबाजी कर देता है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं किसके ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्लास एनालिटिक, मेनली इसमें क्लास की बात की गई है, ठीक है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। देन इसके बाद हम आते हैं स्टेट सेंट्रिक अप्रोच। स्टेट, अब इसमें मैं ना गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट का रोल को ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। 1960s के लेट 1960s में और अर्ली 1970s में बहुत से स्मार्ट पीपल थे जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट और पावर कैसे वर्क करती है अलग अलग कंट्रीज के बाद, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि 1960s के बाद और अर्ली 1970s से पहले क्या होता है, बहुत से हमारे स्मार्ट पीपल थे जो बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है और पावर है वो कैसे काम कर रही है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, ठीक है। और मेनली जो ये व्यू ऑफ पॉइंट है ये किसका है, ये मार्क्सिस्ट का है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट के जो थॉट्स है उसके अंदर बताया जाता है कि स्टेट, ठीक है, हाउ द गवर्नमेंट को स्टेट बोला जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। तो बताते हैं कि कुछ हमारे पीपल से यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सोचते हैं कि जो रियल पावर होती है ना, जो रियल पावरफुल ग्रुप होता है वो कुछ ही लोग होते हैं, वो रिच लोग होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बुर्जुआस। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बुर्जुआस। ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट बेसिकली एक टूल होती है इनके लिए और जो ये चाहते हैं ना गवर्नमेंट से कराते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के हमारे कुछ पीपल्स हुए थे जो रियली बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किसी के लिए काम करती है, और वो जो ग्रुप है जिसके लिए वो काम कर रही है रिच लोगों के लिए, उनका नाम है कॉर्पोरेट बुर्जुआस। वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, मेनली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट, जो वो रिच लोग चाहते हैं, लाइट लोग चाहते हैं, वो गवर्नमेंट से कराते हैं। बट देयर इज ट्विस्ट, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। कुछ थिंकर्स बताते हैं कि समटाइम जो गवर्नमेंट है ना वो कभी कभी इनके अगेंस्ट भी चली जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा चेला बन के काम करेगी, नहीं। कभी कभी कोई रिच पीपल होता है, इंडिविजुअल, उसका जो इंटरेस्ट है अगर वो बात करता है ना गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कभी कभी उसके अगेंस्ट भी चली जाती है, ठीक है। तो हमारे कुछ और भी पीपल्स रहे हैं, जैसे लाइक फ्रांस के थिंकर्स रहे हैं, निकोस पॉलिंटास, ठीक है, पॉलिंटास, एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। और इनके कुछ अलग ही आइडियाज थे, बताते हैं कि गवर्नमेंट के जो एक्शन होते हैं ओवरऑल वो बताते हैं स्ट्रक्चर और सोसाइटी के बारे में, ठीक है। जो पुलतवास है वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास कुछ फ्रीडम्स होती है डिसीजन लेने की और चीजों को स्टेबल करने की, ठीक है, स्टेबल करने की। तो पुलतवास बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक बैटल गॉड की तरह है, ठीक है, जहां पर जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है वो लड़ रहे होते हैं पावर के लिए,
ठीक है। और ये ऐसा नहीं है गवर्नमेंट भाई एक टूल है रिच के लिए, नहीं, ये क्या करती है, ये रेगुलर पीपल को इन्फ्लुएंस करती है जो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो यही जो डिबेट है ये बहुत ज़्यादा छिड़ा रहा, बहुत ज़्यादा ये जो डिबेट है ये आगे जाता है और ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट बन जाता है दो थिंकर्स के बीच में, जो हमारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ऊपर इनके बीच में और एक रैश मैनीमैन के बीच में, ठीक है। अब जो ये डिस्कशन था ये स्प्रेड होता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अब हमारे कुछ स्कॉलर्स थे जैसे हमजा एलवी, वो बताते हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो पहले कॉलोनाइज रह चुकी थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट को सर्व करती है मेनली डिफरेंट ग्रुप्स के, ठीक है। और कैपिटलिज्म सिस्टम को अब यहाँ पर लेकर आया जाता है, भगाया जा रहा है, ठीक है, किसको, कैपिटलिज्म सिस्टम को, ठीक है। मेनली गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि रिच के लिए काम कर रही है, वो डिफरेंट सेक्शन है सोसाइटी के अंदर उन सब के लिए काम कर रही है। ऐसे ही कुछ आइडियाज को अप्लाई किया जाता है इंडिया के अंदर बाय परनव के अकॉर्डिंग, ठीक है, परनव के अकॉर्डिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ऑटोनॉमी, और यही चीज हमारे अफ्रीका में जॉन सॉल्व करते हैं। और भी हमारे कुछ अनदर थिंकर्स थे जैसे कि जी शिवाजी, ये बताते हैं कि पीपल जो काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए वो एक पावरफुल ग्रुप होता है, उस पावरफुल ग्रुप को क्या बोलते हैं, बुर्जुआस, ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआस, ठीक है। तो ये डिबेट है गवर्नमेंट का रोल कैसा है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, ये काफी चलता रहा और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पावर है, पॉलिटिक्स है, वो कैसे काम कर रही है किसके अंदर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। देन इसके बाद क्या है, देन इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरल अप्रोच। न्यू लिबरल जो अप्रोच है इसके अंदर क्या है कि ये बताती है जो पुअर कंट्रीज है वो कैसे डेवलप हो रही है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा पुअर है वो कैसे डेवलप हो रही है। न्यू लिबरलिज्म ये बताती है जो कंट्रीज है वो ट्राई कर रही है विकास करने का, डेवलप करने का। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, अगर हम न्यू लिबरलिज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो ये बोलती है गवर्नमेंट क्या करे, रन करे चीजों को, ठीक है, मार्केट रन करे चीजों को और गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम रहे, ठीक है। ये बात करती है स्टेट को, गवर्नमेंट को और मार्केट को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, ठीक है, मार्केट और गवर्नमेंट को बिल्कुल अलग रखा जाए, एकदम मतलब कोई वही नहीं होना चाहिए, पूरा कंट्रोल कौन करके रखे, मार्केट कम करके रखे, ठीक है। बिजनेस को और गवर्नमेंट को क्या करना है, अलग कर देना है। देन इसके बाद इस सेपरेशन की जो ये बात कर रहे हैं कौन, न्यू लिबरल वाले, इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ लोग एग्री नहीं है किसी सेपरेशन के आइडिया से, वो बोलते हैं यार जो तुम अप्रोच लेकर आए हो ना ये कोई नेचुरल नहीं है, ये कैपिटलिज्म है जो कि इंग्लैंड के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, और ये हर जगह काम नहीं कर सकता है। न्यू लिबरलिज्म वालों कौन बोलते हैं, इसकी क्रिटिसाइज बोलते हैं। अगर हम इसके इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, न्यू लिबरल अप्रोच की। तो कौन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जो न्यू लिबरल आइडियाज को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, पुअर कंट्रीज को बताते हैं और बोलते हैं कि यार इन आइडियाज को फॉलो करो। देन इसके बाद न्यू लिबरल पॉलिसीज की अगर हम बात करें, मेकिंग मनी वर्थलेस, हैविंग लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, वो गवर्नमेंट के कम कंट्रोल की बात करती है, बिजनेसमैन ट्रेड कर सके फ्रीली, फ्री ट्रेड की बात करती है कौन, हमारी न्यू लिबरल पॉलिसी। लेकिन इसमें जो वो है ना वो ये है कि ये जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उनको ये नहीं लेती है, ठीक है, ये रियल प्रॉब्लम को, रियलिटी को इग्नोर करती है, रियलिटी को इग्नोर करती है। देन इसके बाद क्या है कि गुड गवर्नेंस की बात कर रही है कि गुड गवर्नेंस, न्यू लिबरलिज्म वाले बहुत बात करते हैं गुड गवर्नेंस, इसको बहुत काफी इंपॉर्टेंट समझते हैं। लेकिन एक डाउट है बहुत से लोगों के अंदर कि जहां पर पुअर पीपल को ही इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जहां पर तुम मार्केट को एकदम खुला छोड़ रहे हो, बड़े बड़े बिजनेस वाले क्या बन जाएंगे, रिच बन जाएंगे और जो पुअर के पुअर और पुअर हो जाएंगे, तो उनको तुम जब तक डिसीजन के अंदर नहीं लोगे तो काहे का गुड गवर्नेंस, ठीक है। देन इसके बाद इसको कुछ नीड्स है डेवलप करने की, यस। सबसे पहले तो ये डेमोक्रेसी की बात करती है, डेमोक्रेसी काहे की डेमोक्रेसी, ठीक है, वो बताते हैं कि ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, जहाँ पे फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम लेकर आने की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेवलप करनी चाहिए इनको, ये एड्रेस नहीं कर पा रही है कि रियल में लोग कौन कौन से इश्यूज को फेस कर रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे ही उठा के कुछ भी ले लिया न्यू लिबरल वालों ने, रियल प्रॉब्लम को नहीं बता पा रहे हैं।
तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया है। देखो मेरी आपको इस चैप्टर के अंदर क्या समझना था, आई होप आपको पहले वाला तो समझ में आ गया होगा, मॉडर्नाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें तो बहुत ईजी थी। देखो यहाँ से आर्टिकुलेशन आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद क्लास एनालिसिस वाले को भी स्किप कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टेट सेंट्रिक अप्रोच ये आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे ऑपरेट स्टेट सेंट्रिक, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मेनली गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, ठीक है। उसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है। तो एक दो थिंकर्स का नाम याद रखना, ठीक है। और कौन कौन थे ये सारी, बस थिंकर्स को पढ़ना है। 3-4 बार पढ़ोगे हो जाएगा। और न्यू लिबरल तो बहुत इजी है। इसके अंदर इसकी अप्रोच के बारे में आपको तो पता ही होगा, क्या बोलती है ये, फ्रीडम की बात करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती है, ठीक है। इसका एक दो ये पॉइंट्स पढ़ लेना, बहुत इजी है ये तो, ठीक है। ये वाला जरूर करके चले जाना। तो इतना ही तो आपके चैप्टर में। अगर आपको ये हार्ड लगता है तो हार्ड बनाओ फिर, लेकिन बहुत ईजी है। अब देखो अगर आप इसको एक बार में पढ़ के जाओगे तो शायद ना ही समझ पाए। थोड़ा सा ये है, मैं बोलती हूँ थोड़ा सा है, लेकिन जब तुम थिंकर्स के नाम लिखोगे, चीजों को पॉइंट्स में शॉर्ट में लिखोगे, तो 3-4 बार उसको पढ़ोगे, उसके बाद आपको ये यूनिट भी काफी इजी लगेगा, ठीक है। तो एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखे, 3 बार देखे, कभी तो आपको समझ में आएगा ये यूनिट, ठीक है। तो समझने की कोशिश करें, बहुत ईजी है। सो बाय, टेक केयर। ऐसे ही अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। All the very best.